हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीटीफेरस बायो। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, केल्विन साइकिल, जिसको आप लोग C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी वीडियो में, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, इस साइकिल को लर्न करने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं विद इन 2 मिनट्स। ओके, आइए देखते हैं कैसे। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल केवल 3 स्टेप्स में पूरी हुई है। इस साइकिल को याद करने का यही तरीका है, अगर आप प्रॉमिस करें कि आप रोज एक फूल तोड़ेंगे। आई रिपीट, अगर आप रोज फूल तोड़ेंगे तो आप इस साइकिल के तीनों स्टेप्स को याद कर चुके हैं। एक्चुअली रोज फूल तोड़ोगे का R स्टैंड्स फॉर RUBP, रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। P stands for PGA, phosphoglyceric acid, and T stands for triose phosphate। ये हैं इस साइकिल के 3 इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो अगेन एंड अगेन बन रहे हैं। अब इस साइकिल, ये जो साइकिल है, ये आप देखेंगे 3 कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन 3 स्टेप्स में पूरी होती है। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स थे उनके नाम तो हमने याद कर लिए। रोज फूल तोड़ोगे RPT, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA और ट्रायोस फॉस्फेट स्टार्टिंग फ्रॉम T। ये तो हमने याद कर लिया। लेकिन अब इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन होता क्या है और यहाँ पर हो कैसे रहा है। तो इसको अच्छे से एक बार समझने के लिए हम केल्विन साइकिल का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं कि केल्विन साइकिल क्या है, कैसे शुरू हुई। केल्विन साइकिल बेसिकली जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग हमेशा सुनते ही होंगे कि केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल। एक्चुअली इसका नाम केल्विन साइकिल पड़ा क्योंकि इट इज़ गिवन बाय मेल्विन केल्विन। दूसरी बात, इसको C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि केल्विन साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट रेडी होता है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। यानी कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट रेडी हो रहा है वो फर्स्ट प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जिस वजह से मैं कह सकता हूं इस साइकिल को C3 साइकिल। ओके, ये साइकिल 3 स्टेप्स में पूरी होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। अभी इन तीनों स्टेप्स के बारे में हम समझते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये साइकिल डार्क रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों डार्क रिएक्शन? क्योंकि ये साइकिल, केल्विन साइकिल, डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ लाइट के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। अब लाइट की अवेलेबिलिटी की वजह से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक प्लांट बनाता है कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कि ATP एक प्लांट ने बनाया, तो ये साइकिल ATP पे डिपेंडेंट है, यानी कि ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब केल्विन साइकिल की केस में जैसा कि हमने देखा कि ये 3 स्टेप्स में हो रही है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। तो सबसे पहले इन तीनों शब्दों की मतलब समझ लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इंट्रोड्यूस होता है कार्बोक्सिल ग्रुप किसी नए मॉलिक्यूल में। कार्बोक्सिल ग्रुप किसी नए मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब नए मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो भी एक्सेप्टर होगा, जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, वो नए मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस होगा, राइट। रिडक्शन, रिडक्शन तो हम सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जिसमें 2 ATP एंड 2 NADPH कंज्यूम होते हैं। और रीजेनरेशन, रीजेनरेशन भी बहुत इजी है क्योंकि अगर साइकिल है, अगर कोई स्टेप रीजेनरेट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर वो रीजेनरेट नहीं होगा तो साइकिल कैसे चलेगी। ओके, अब
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो केल्विन साइकिल है ये कहाँ चलती है? जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स को मीसोफिल सेल्स भी कहा जा सकता है। ये फोटोसिंथेटिक सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। अब अगर हम इमेजिन कर लें कि ये एक फोटोसिंथेटिक सेल है, तो इसके अंदर प्लास्टिड्स होंगे। प्लास्टिड्स में जो प्लास्टिड क्लोरोफिल को कंसिस्ट करेगा उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इस स्ट्रोमा में अंदर चलेगी C3 साइकिल। ओके, अब इस स्ट्रोमा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रुबिस्को मौजूद है। ये रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन है अर्थ का। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। और इसको रेबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस कहते हैं। अब ये कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस कहते हैं, इसके पीछे कुछ वजह होगी। कार्बोक्सिलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये RUBP का कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, और ऑक्सीजनेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन भी कराने का कैपेबिलिटी रखता है। अभी यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके से RUBP का, यानी कि रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन करा रहा है। अब ये रहा RUBP, रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। रुबिस्को एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल इसके कार्बोक्सिलेशन के लिए। कार्बोक्सिलेशन क्यों होगा? क्योंकि ये एक CO2 को, आप लोग ध्यान से देखिए, ये एक CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? RUBP। और एक्सेप्ट करके क्या बन रहा है? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि जो RUBP है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट करता है और ये बनाता है 3PGA। ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये एक CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब ये टोटल 6 कार्बन्स अवेलेबल होंगे, यानी कि 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स रेडी होंगे। बड़ी सीधी सी बात है क्योंकि ये है 3 कार्बन और ये हो गया RUBP, एक CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद 6 कार्बन्स हो गए टोटल। तो यहाँ 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स रेडी होंगे, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराने के लिए, इस रिएक्शन को जिसको हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कह रहे हैं, इसको कैटेलाइज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है रुबिस्को। इसलिए हमने कहा कि जो रुबिस्को है ये इस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में को कैटेलाइज कराने के लिए जिम्मेदार है या रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो 3PGA है, दूसरा स्टेप होता है इसका, दूसरा स्टेप इसका आप लोगों ने देखा, रिडक्शन। रिडक्शन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये 2 ATP और 2 NADPH को कंज्यूम कर लेता है। अब जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ATP तो जानते हैं, एनर्जी करेंसी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स NADPH नहीं जानते। तो NADPH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई फॉस्फेट। अब ये NADPH है क्या एक्चुअली? NADPH आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। जो एक सिंगल NADPH है, ये अपने ऑक्सीडेशन पे 3 ATP प्रोवाइड करता है, और एक सिंगल FADH2 प्रोवाइड करता है अपने ऑक्सीडेशन पे 2 ATP। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो अब कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप हो चुका है। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन में आप लोग ध्यान से देखिए। रिडक्शन में, नाउ कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। रिडक्शन में आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 ATP और 2 NADPH यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। तो ATP से तो 2 ADP और 2 PI रेडी हो जाएंगे, और 2 NADPH के कंज्यूम होने से 2 NADP बन जाएगा। फाइन। रिडक्शन के बाद आखिरी स्टेप ट्रायोस फॉस्फेट रेडी होता है। ट्रायोस फॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ट्रायोस फॉस्फेट सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा सुक्रोज का, और
स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ट्रायोस फॉस्फेट से रीजनरेट होना है आरयूबीपी को, रेबलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को, जिस वजह से फिर से एनर्जी कंज्यूम होगी और एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एडीपी और पीआई में। तो मैं कह सकता हूँ फॉर ए सिंगल टर्न, एक सिंगल टर्न के लिए इस साइकिल ने अपने सिंगल टर्न में, आप लोग देख सकते हैं आरयूबीपी था, आरयूबीपी से 3PGA बना, ट्रायोस फॉस्फेट बना और दोबारा से आरयूबीपी बन गया। यहाँ हुआ कार्बोक्सिलेशन, यहाँ हुआ रिडक्शन और यहाँ हुआ रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH रिक्वायर्ड थे, और रीजनरेशन में आपने देखा फिर से सिंगल ATP कंज्यूम हो गया। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 + 1 3 ATP और 2 NADPH कंज्यूम हो गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। लेकिन हमें बनाना तो ग्लूकोज है, ट्रायोस फॉस्फेट तो फाइनली सुक्रोज बना रहा है। ओके, इसका फॉर्मूला तो होता है C6H12O6, यानी कि C6H12O6 को बनाने के लिए इस साइकिल के रिक्वायर्ड हो गए 6 टर्न्स। 6 टर्न्स का मतलब हो गया ATP चाहिए 18, NADPH चाहिए 12। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ये देखिए सारे बच्चे, 1 टर्न 3 ATP 2 NADPH कंज्यूम टू फिक्स सिंगल कार्बन, देयरफॉर 6 टर्न्स ऑफ C3। 6 टर्न्स क्यों? क्योंकि ट्रायोस फॉस्फेट को इसका एम ही है सुक्रोज को बिल्ड करना, उसको बनाना। तो 6 टर्न्स टू फॉर्म C6H12O6। ठीक है, इन आउट अब आप लोगों को समझ में आएगा। 6CO2 से बनेगा C6H12O6, 18 ATP कंज्यूम होंगे, 18 ADP बनेंगे और 12 NADPH से 12 NADP रेडी होंगे। आई होप you all are now able to understand C3 cycle very well. Kindly like, share and subscribe. Thank you very much for watching the video.